अस्सलाम वालेकुम। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड ये तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा एमसीक्यूज इसी लाइन में से आएंगे। 90% एमसीक्यूज थर्ड लाइन में से आने हैं। ठीक है, उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने मुझे आंसर करना है। ये आपको तमाम सेल्स दिख रहे हैं, मुझे बताइएगा कि इसमें से फेगोसिटिक सेल कौन कौन से हैं, कितने हैं और कौन कौन से हैं। वो हैं तीन। कौन कौन से तीन? सबसे पहले दिस इज फेगोसिटिक सेल, दिस इज आल्सो फेगोसिटिक सेल एंड दिस इज आल्सो अ फेगोसिटिक सेल। इसके बाद मुझे बताइएगा कि साइटोटॉक्सिक सेल आपको यहां पे कौन कौन से दिख रहे हैं, कितने हैं, कौन कौन से हैं? दो हैं। दिस इज साइटोटॉक्सिक सेल एंड दिस इज साइटोटॉक्सिक सेल। उसके बाद मुझे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा एमसीक्यू मुझे बताइएगा कि यहां पे आपको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कितने दिख रहे हैं, कौन कौन से हैं। उससे पहले मुझे यह बताएं कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते क्या हैं। ऐसे सेल जो कि एंटीजन को अपने अंदर इनगल्फ करते हैं और उसके बाद उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं अपनी सरफेस पे। ठीक है, वो होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यहां पे आपको कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल दिख रहे हैं, कितने हैं? तीन हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले डेंड्रिटिक सेल, उसके बाद मैक्रोफेज, उसके बाद एक और है, वो कौन सा है? दैट इज बी लिम्फोसाइट। ये भी एंटीजन प्रेजेंट करता है। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा लिम्फोसाइट है जो कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में रोल प्ले नहीं करता। वो है नेचुरल किलर सेल। ऐसा लिम्फोसाइट है जो कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में है। इसके बाद मुझे अगला एमसीक्यू बताएं कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से कौन कनेक्ट करता है, कैसे करता है? वो होते हैं डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल वो हैं जो कि सेकंड लाइन को डायरेक्टली सबसे पहले थर्ड लाइन से कनेक्ट करते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था कि डेंड्रिटिक सेल उस एरिया में होते हैं जहां पे एंटीजन के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो जल्दी से एंटीजन को इनगल्फ करते हैं, अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं और लिम्फ के जरिए भागते भागते लिम्फ नोड में जाते हैं जहां पे इनके महबूब टी सेल होते हैं और जाके या तो इसको एक्टिवेट कर देगा, वो आगे हेल्पर टी सेल बना लेगा, या फिर CD8 सेल को एक्टिवेट कर देगा जो कि आगे साइटोटॉक्सिक टी सेल बना लेगा। तो ये वो सेल हैं जो कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को डायरेक्टली थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर एक पैथोजन है उसको हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे ही किल कर लिया है, क्या हमें फिर भी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस तक जाने की जरूरत है? हाँ, जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है, इसके पास मेमोरी नहीं है। ये इनेट है, नॉन स्पेसिफिक है, मेमोरी नहीं है। ये स्पेसिफिक है, एडाप्टिव है। ये क्या करेगी कि उस पैथोजन के खिलाफ मेमोरी स्टोर कर लेगी ताकि दोबारा जब वो आए तो उसको इफेक्टिवली किल किया जा सके। ठीक है, ये आपका एक थोड़ा सा टेस्ट हुआ है कि आपको पहले से कितनी बातें आती हैं और इस लेक्चर में आपने आगे क्या क्या सीखने हैं। अब हम ना इस पूरे लेक्चर को थोड़ा सा समराइज करते हैं। स्टार्ट के पहले 5 मिनट में सबसे हाई यील्ड बातें पढ़ेंगे हम, उसके बाद हमारा बाकी लेक्चर जो है ना वो आसान हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं कुछ हाई यील्ड बातों से। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपने एक तो ये डिवीजन आपने देख लेनी है। ठीक है, कि पहले मुझे बताइएगा कि लिम्फोसाइट्स जो है, लिम्फोसाइट्स कहाँ पे पैदा होते हैं, कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। उसके बाद मैच्योर कहाँ पे होते हैं? जो टी लिम्फोसाइट है ना वो थाइमस में जाके मैच्योर होते हैं और मैच्योर होके CD4 सेल और CD8 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो बी लिम्फोसाइट है ना वो बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं और बी लिम्फोसाइट ही रहते हैं। पहली चीज आपने ये देख ली। उसके बाद अब होगा क्या? अब होगा ये कि पैथोजन आएगा, एंटीजन आएगा, सबसे पहले डेंड्रिटिक सेल, डेंड्रिटिक सेल उसको इनगल्फ करेगा। अब ना इस सेल के ऊपर ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे इसकी सरफेस के ऊपर। आप उसे कहोगे MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये कुछ मॉलिक्यूल हैं इसकी सरफेस के ऊपर। ये क्या करेगा कि पैथोजन को एंटीजन को अपने अंदर इनगल्फ करेगा
और इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट कर देगा, ठीक है, यहाँ पे ले आएगा अपनी सरफेस के ऊपर, वो एंटीजन को ले आया है। अच्छा, डेंड्रिटिक सेल के पास आप याद रखेंगे, एमसीक्यू आता है कि डेंड्रिटिक सेल के पास MCH क्लास 1 होगी या क्लास 2 होगी। तो आप याद रखेंगे जितने भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं उनके पास MHC क्लास 2 होती है, इसके पास क्लास 2 होगी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये डेंड्रिटिक सेल लिम्फ नोड में जाएगा और इस एंटीजन को जो कि इसने अपने MHC मॉलिक्यूल के ऊपर रखी हुई है सजा के, उसको इन सेल्स को प्रेजेंट कर देगा। फिर क्या होगा कि ये वहां जाके मर जाएगा और ये वाले जो सेल्स है ना ये एक्टिव हो जाएंगे। जब CD4 सेल एक्टिव होंगे तो हेल्पर टी सेल बनेंगे, और जब CD8 सेल एक्टिव होंगे तो साइटोटॉक्सिक टी सेल या रेगुलेटरी या फिर सप्रेसर टी सेल बनेंगे, ठीक है। पहली चीज आपको समझ आ गई कि डेंड्रिटिक सेल का क्या रोल है, ये मोनोसाइट से बना था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैक्रोफेज क्या करता है कि ये भी पैथोजन को, ये भी उसकी एंटीजन्स को, ये भी पैथोजन को एंटीजन को इनगल्फ करता है। इसकी सरफेस के ऊपर भी MHC टाइप 2 होते हैं और ये भी उनको फेगोसाइटोज करने के बाद यहाँ पे प्रेजेंट करता है, उसको खाता है और फिर यहाँ पे रख के दिखाता है, ठीक है। उसके अलावा ना ये एक केमिकल भी रिलीज करता है, उसे आप कहते हो इंटरल्यूकिन 1, ठीक है। उसने एक केमिकल भी रिलीज कर दिया है, तो आपने इसकी दो चीजें पढ़ ली। अब ये क्या होगा कि इसकी जो एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है ना, ये एंटीजन प्रेजेंट करता करता ये पहुंचेगा हेल्पर टी सेल के पास, ठीक है। इसका इंटरल्यूकिन 1 भी हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करेगा। ये दोनों चीजें, इसकी एंटीजन जो ये प्रेजेंट कर रहा है और इंटरल्यूकिन 1, ये दोनों चीजें मिलके हेल्पर टी सेल को एक्टिव कर देंगी। हेल्पर टी सेल बना कैसे था, जब डेंड्रिटिक सेल ने CD4 सेल को एक्टिव किया था तो हेल्पर टी सेल बन गया था। अब हमने हेल्पर टी सेल को भी मैक्रोफेज से मजीद एक्टिव कर दिया, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो चुका है। अब हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, सबसे पहले ये अपनी मजीद प्रोलिफरेशन करवाता है, मजीद अपने जैसे सेल बना के उन्हें एक्टिव करता है। दूसरी चीज, वो साइटोटॉक्सिक टी सेल की भी प्रोलिफरेशन और एक्टिवेशन मजीद करवाता है कि इस जैसे सेल भी मजीद बने, मेरे जैसे सेल भी मजीद बने, और बी सेल को भी एक्टिव और मजीद प्रोलिफरेट करवाता है, ठीक है। हेल्पर टी सेल के आपने 3 फंक्शन पढ़ लिए, एक ये वो अपनी हेल्प कर रहा है, दूसरा वो टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल की हेल्प कर रहा है, तीसरा वो बी लिम्फोसाइट की हेल्प कर रहा है। अब जब बी लिम्फोसाइट की हेल्प की जाती है हेल्पर टी सेल्स से, तो वो कौन सा केमिकल होता है जो जाके हेल्प करता है, वो होता है इंटरल्यूकिन 2 जो कि हेल्पर सेल से निकलता है, IL-2, ठीक है। इंटरल्यूकिन 2 के ही ये 3 काम है कि एक उसने हेल्पर सेल की ही हेल्प करनी है, फिर उसने साइटोटॉक्सिक सेल की हेल्प करनी है कि वो मजीद ग्रो हो, और उसने बी लिम्फोसाइट की हेल्प करनी है, ठीक है। जब बी लिम्फोसाइट की ये हेल्प करेगा तो बी लिम्फोसाइट, उसके ऊपर भी अगर एंटीजन लगा होगा तो वो एक्टिव हो जाएगा और वो प्लाज्मा सेल और वो मेमोरी सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। दिस वाज द होल क्रक्स ऑफ द लेक्चर। अगर आपको यहां पे समझ आ गया है ना, आपने 5 मिनट में 90% चीज ग्रैस्प कर ली है। अगर तो नहीं समझ आया तो हम बाकी पूरा लेक्चर यही समझेंगे। 1 मिनट इसको अपने माइंड में स्केच बना के देखें, कितना समझ आता है कितना नहीं, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ते हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में तो आसान सी बातें होंगी। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का जो रिस्पॉन्स है, उसके रिस्पॉन्स को अक्सर इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है, या इम्यून सिस्टम। अक्सर हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को कह रहे होते हैं क्योंकि ये सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि इसको काफी दिन लगते हैं एक्टिवेट होने में। क्यों?
क्योंकि इसमें सेल्स डिवाइड करके एक्टिवेट हो रहे हैं, तो सेल डिवीजन में टाइम लगता है, इसलिए इसको सेवरल डेज लगते हैं फुली एक्टिवेट होने में, ठीक है। इट इज यूनिक टू वर्टिब्रेट्स। बाकी दोनों लाइंस बाकी एनिमल्स में होती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट में होता है। स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम, एक्वायर्ड डिफेंस सिस्टम, ये क्या करता है, एक पार्टिकुलर पैथोजन के स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ अटैक करता है। एंटीजन का मतलब क्या है, एंटीजन, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस, एंटीजन एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस, या फिर इसको इम्यूनोजन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जनरेटिंग सब्सटेंस, ठीक है, आसान बात। उसके बाद दो टाइप के रिस्पॉन्सेज होते हैं। पहला होता है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको बी लिम्फोसाइट मीडिएट करता है, और दूसरा होता है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, जिसको टी लिम्फोसाइट करवाता है। मुझे बताएं कि दो रिस्पॉन्सेज की जरूरत ही क्यों है। अकेली एंटीबॉडीज, अकेले बी लिम्फोसाइट्स जो कि आगे प्लाज्मा सेल बनाते हैं, और वो प्लाज्मा सेल आगे जो है ना वाई शेप्ड एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो अकेली एंटीबॉडीज क्या काफी नहीं थी हमारे लिए? ये टी सेल्स की क्या जरूरत है, टी लिम्फोसाइट की क्या जरूरत है? अगर तो आपने इसका आंसर दे दिया ना, तो आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं। अच्छा, इसका आंसर ये है कि जो एंटीबॉडीज होती है ना, एंटीबॉडीज वो पैथोजन पे एक्ट करती हैं, उस पैथोजन पे एक्ट करती हैं जिसने अभी तक सेल को इन्फेक्ट नहीं किया होता। जैसे कि ये एक पैथोजन है, ये एक एंटीजन है या पैथोजन है, इसको ये बाइंड कर लेगी। लेकिन अगर इस पैथोजन ने या एंटीजन ने आपके किसी बॉडी सेल को इन्फेक्ट कर दिया है और यह बॉडी सेल के अंदर है, तो अब एंटीबॉडी कुछ नहीं कर सकती। तो हमें चाहिए इस सेल को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल, हमें चाहिए साइटोटॉक्सिक सेल, तो वो फिर होते हैं टी लिम्फोसाइट। इसलिए दो तरह के रिस्पॉन्सेज हैं। पहला रिस्पॉन्स होता है कि ये जो एंटीजन है या ये जो पैथोजन है ये सेल में पहुंचे ही ना, तो एंटीबॉडी पहली कोशिश ये करती है कि ये सेल में जा ही ना सके, मैं पहले ही इसे पकड़ के कुछ ना कुछ इसका मैं कर दूं। लेकिन अगर वो सेल तक पहुंच जाता है तो फिर एंटीबॉडी कुछ नहीं कर सकती, फिर टी सेल अपना काम करते हैं, वो इस सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एपोप्टोसिस से डिस्ट्रॉय करते हैं, नेक्रोसिस से नहीं, क्योंकि एपोप्टोसिस इज द कंट्रोल्ड सेल डेथ, ताकि जब ये डिस्ट्रॉय हो तो इसके मटेरियल जो है वो आसपास के सेल को खराब ना कर सके। अगर नेक्रोसिस होगी तो इसके डिस्ट्रॉय होने से आसपास के सेल भी खराब हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ हम डीप कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद दोनों सेल्स बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इनके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। जो रिसेप्टर टी सेल के ऊपर होते हैं उसे कहते हैं टी सेल रिसेप्टर, जो बी सेल के ऊपर होते हैं उसे कहते हैं बी सेल रिसेप्टर। बहुत ही आसान बात है। अच्छा, अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में मोनोसाइट भी इन्वॉल्व हैं, वो इन लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं। कैसे? हमने पढ़ा, ये वो चीज है जो जाके यहाँ पे एक्ट करेगी, ये वो चीज है जो जाके यहाँ पे एक्ट करेगी। तो ये इन लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करने के लिए हैं सिर्फ, ठीक है। एक्टिवेट ये करते हैं मोनोसाइट से निकले हुए दो सेल, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल, ये हमने बात पढ़ ली है। ओके, लिम्फोसाइट्स के बारे में कुछ एडिशनल इन्फो है, अगर आप याद रखना चाहें तो अच्छी चीज है कि ये 20 to 40% ऑफ टोटल WBCs होते हैं। ये ब्लड में भी होते हैं, टिश्यू में भी होते हैं। इनका एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो 1 वीक से फ्यू मंथ्स होता है, लेकिन कुछ जो है वो सालों साल जिंदा रह सकते हैं। वो मेमोरी सेल होते हैं जो कि सालों साल जिंदा रहते हैं। अच्छा, उसके बाद एक डेफिनेशन है कि साइटोटॉक्सिसिटी क्या होती है। इट इज द एबिलिटी टू किल अ सेल, इट इज द एबिलिटी टू कॉज डैमेज और डेथ ऑफ अ सेल, ठीक है। इस सेल को हमने डैमेज करना है या इसको किल करना है, तो कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं हमारे पास जो कि इसको डैमेज या किल कर सकते हैं? सिर्फ दो हैं, एक है नेचुरल किलर सेल और दूसरे हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है। नेचुरल किलर सेल
और साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, तो किस किस सेल को डिस्ट्रॉय किया जाएगा? ऐसा सेल जिसको किसी वायरस या पैथोजन ने इन्फेक्ट कर दिया है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, या फिर ऐसा सेल जो कि कैंसरस है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। किन दो सेल्स की मदद से? नेचुरल किलर सेल्स की मदद से और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की मदद से। आई होप कि आप चीजों को इंटरलिंक कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है। एक मिनट इसको देखें फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद ये चीजें लिखी हुई हैं सिंध की बुक में। मेरा काम ये है कि आपको मैं इतनी आसान बना के ये चीज अभी समझा दूं, घोल के पानी में पिला दूं कि आपको बुक ना खोलनी पड़े, आपको दोबारा यहाँ पे ना आना पड़े। अभी सिर्फ 5 मिनट आपके लगेंगे और ये आपका हमेशा के लिए चीज रेडी हो जाएगी। देखो, हम बात कर रहे हैं मरने मारने की। साइटोटॉक्सिक सेल्स है हमारे पास, तो हमने पहचानना है कि किसको मारना है किसको नहीं, कौन अपना है कौन पराया है। तो अपने पराये में फर्क करने के लिए हमारे पास आईडी कार्ड होते हैं। हर सेल के पास उसका एक आईडी कार्ड है। उस आईडी कार्ड का नाम है MHC1, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1। ये उसका आईडी कार्ड है। हर नॉर्मल न्यूक्लिएटेड सेल और प्लेटलेट्स के पास ये आईडी कार्ड एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास दो साइटोटॉक्सिक सेल थे। कौन कौन से? नेचुरल किलर सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। वो दोनों सेल्स इस आईडी कार्ड को पहचानेंगे। अगर ये सेल के पास है तो वो उसको छोड़ देंगे, ये अपना नॉर्मल सेल है, इसे कुछ नहीं कहना। और अगर ये आईडी कार्ड नहीं है तो वो इम्पोस्टर है, उसको वो किल कर देंगे। ये इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा, थोड़ी सी डिटेल अगर आप मेरे साथ देख सकें तो ये है आईडी कार्ड जो कि नॉर्मल सेल के पास है। ठीक है, ये इसने उससे हाथ मिलाया, हाथ मिल गया, उसने पहचान लिया कि ये अपना भाई है, इसके पास कार्ड है। ये है टारगेट सेल जिसके पास कार्ड नहीं है। तो जब अब नेचुरल किलर सेल ने उसके साथ हाथ मिलाना चाहा तो उसके पास हाथ मिलाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो उसने क्या किया कि उसको किल कर दिया। ठीक है, आसान बात थी ना, यहां तक समझ आ गई है ना? ओके, आगे चलो। इसमें से और कुछ भी नहीं करने वाला, बस एक चीज करने वाली ये है कि MHC1 अगर ना होगा या अगर आईडी कार्ड खराब होगा तो इट इज द ग्लोबल अलार्मिंग सिस्टम कि इस सेल के पास आईडी कार्ड नहीं है या इसका फेक आईडी कार्ड है, इसको किल कर दिया जाए। तो MHC इज द ग्लोबल अलार्मिंग सिस्टम, इट इज द आईडी कार्ड। ओके, बस कुछ भी और यहां से नहीं देखना। उसके बाद एक होता है MHC2 जो कि प्रेजेंट होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने क्या करना है कि एंटीजन को किसी प्लेट में रख के प्रेजेंट करना है। तो वो जो प्लेट है ना, जिस प्लेट में रख के उसने प्रेजेंट करना है, उस प्लेट का नाम MHC2 है। ये प्लेट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास होती है और हमने पढ़ा था कि 3 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स और बी सेल्स। ठीक है, तो क्या करेंगे कि अगर इनके पास, इन सेल्स के पास कोई एंटीजन है तो उसको ये इस प्लेट में रख के प्रेजेंट करेंगे। अगर एंटीजन नहीं है तो उनकी ये प्लेट खाली होगी। आसान बात, बहुत ही आसान बात। अच्छा, अगर इनकी प्लेट में कुछ है, इनके MHC, ये है आपके पास सेल। कौन सा सेल? ये है आपके पास APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मैक्रोफेज है जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, और ये है इसकी प्लेट, ये है इसकी प्लेट, और ये इसकी प्लेट में आपको दिख रहा है एंटीजन। अगर इसकी प्लेट में एंटीजन है तो टी हेल्पर सेल जो है ना, वो आके देखेगा कि मेरे पास कुछ मिल रहा है, मुझे कोई चीज प्रेजेंट की जा रही है, तो मैं एक्टिव हो जाता हूं। बस प्रेजेंट हुआ, वो एक्टिव हो गया। तो आपने याद रखना है कि ये किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? टी हेल्पर सेल को प्रेजेंट कर रहे हैं। वहां पे हमने जो सेल पढ़े थे वो थे नेचुरल किलर सेल्स और साइटोटॉक्सिक सेल्स। यहां पे टी हेल्पर सेल्स हैं, ठीक है, जिनको प्रेजेंट किया जा रहा है। फिर टी हेल्पर सेल जब एक्टिव हो जाएंगे तो वो सब कुछ ही एक्टिव करवा देते हैं। वो देखा था ना आपने कि जब ये एक्टिव हुआ था तो उसने इसको भी प्रोड्यूस करवाया था, उसने अपने आप को भी प्रोड्यूस करवाया था, उसने इसको भी डिफरेंशिएट करवा दिया था। तो हमने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने क्या किया कि प्लेट के ऊपर, प्लेट का नाम था ये
प्लेट के ऊपर एंटीजन रख के हेल्पर टी सेल को दिया और उसको एक्टिव कर दिया, बस बात खत्म हुई। अच्छा, इन्हीं एमएचसी को HLA-B कहते हैं, नाम है इनका ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। आपको जो मुश्किल होगी ना वो सिर्फ नाम याद करने में होगी, बाकी कॉन्सेप्ट आपको अब समझ आ गया है। कॉन्सेप्ट के लिए आपको कुछ भी मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं, बस नाम जो है ना वो एक दफ़ा रिपीट करें ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद 1 मिनट देखें, फिर आगे चलते हैं। तो अगर आपने ये नाम याद रख लिए हैं ना, पहला नाम ये, दूसरा नाम ये, तीसरा नाम ये, तो आपको दोबारा इस चीज़ पे MD-CAT तक नहीं आना पड़ेगा। आपको ID कार्ड का पता चल गया है कि ID कार्ड कौन है, और ID कार्ड कौन कौन चेक करता है। 2 सेल चेक करते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल और नेचुरल किलर सेल। अगर ID कार्ड नहीं होता वो बंदे को मार देते हैं। और प्लेट किस किस के पास होती है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास होती है, वो 3 सेल हैं। और प्लेट में रख के वो एंटीजन किसको प्रेजेंट करते हैं? हेल्पर टी सेल को। बस खत्म, इतनी सी कहानी है। अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद है हमारे पास, अच्छा एक और चीज़ भी समझ लें, ये भी सिंध की बुक ही लिखती है, इसको भी मैं आपको आसान बना के ही समझाता हूँ। अच्छा जी, पहला है MHC1 जो कि हमारा ID कार्ड था, जो कि बॉडी के हर न्यूक्लिएटेड सेल में होता है। इसका स्ट्रक्चर बस आपने थोड़ा सा देखना है, बस माइंड में ये इमेज रखनी है याद, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, इस इमेज में क्या है? MHC1 के पास ना अल्फा 1 होता है, अल्फा 2 होता है और अल्फा 3 यूनिट होता है, ठीक है, और एक बीटा माइक्रोग्लोबिन यूनिट होता है। ओके, जो प्लेट थी जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास थी, जो कि MHC2 था, उसके पास क्या होता है? अल्फा 1 अल्फा 2 यूनिट होता है, बीटा 1 बीटा 2 यूनिट होता है। और चूंकि ये डायमर है तो इसे हम कहते हैं कि ये हेट्रोडायमर है। ओके, ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि हेट्रोडायमर कौन है? हमारी प्लेट जो थी ना वो हेट्रोडायमर है। और दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है वो ये कि वो शैलो है। प्लेट की जो ग्रूव है ना, ये उसकी ग्रूव है, ये शैलो है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको कुछ याद नहीं भी रहता, बस ये वाली पिक्चर ना कोई 2-3 दिन ना बस सुबह उठ के 1 मिनट देख लीजिएगा, उसके बाद आपको इसकी जरूरत नहीं है। देखिए इसको, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें मैं आसान करके, जितनी आसान हो, इससे आसान हो नहीं सकती, मैं अब क्या करूँ, इससे आसान हो नहीं सकती। अच्छा, मोनोसाइट क्या हमने बात की थी कि 1 से 3 दिन तक ना ब्लड में रहता है, उसके बाद ये टिश्यू फ्लूइड में एंटर होके या तो मैक्रोफेज बन जाएगा या ये डेंड्रिटिक सेल बन जाएगा, ठीक है। अब मैक्रोफेज की हमने फंक्शंस पढ़े थे कि वो चीज़ को खाता है, उसके बाद चीज को अपनी सरफेस में प्लेट में रख के प्रेजेंट करता है, और उसके अलावा कुछ केमिकल्स, कुछ प्रोटीन्स रिलीज करता है। मेजर केमिकल उसका आपने याद रखना है इंटरल्यूकिन 1, और आज से आप इसके 3 फंक्शंस याद रखेंगे इंटरल्यूकिन 1 के। पहला फंक्शन ये कि उसने टी सेल्स को एक्टिवेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दूसरा फंक्शन ये कि इसने फीवर करवाना है, ये हम बात पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि फीवर इंटरल्यूकिन 1 करवाता है। तीसरा फंक्शन ये कि इसने इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करना है। तो आप इसके ये 3 फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होंगे तो टी सेल्स जो है ना वो इंटरल्यूकिन 2 सक्रिएट करेंगे। अब बारी आ गई 2 की, वो इंटरल्यूकिन 2 सक्रिएट करेंगे जो आगे मजीद 3 काम करेगा। पहला काम ये कि वो बी सेल को एक्टिव करवाएगा, दूसरा काम ये कि वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिव करवाएगा, तीसरा काम ये कि वो इन्हीं हेल्पर टी सेल्स की मजीद प्रोलिफरेशन करवाएगा, ठीक है। 3 काम आपने इंटरल्यूकिन 1 के याद रख लिए, 3 काम आपने इंटरल्यूकिन 2 के याद रख लिए। ओके, पहला काम बी सेल एक्टिवेशन, दूसरा काम साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेशन, तीसरा काम अपनी ही मजीद प्रोलिफरेशन, हेल्पर टी सेल की मजीद प्रोलिफरेशन। ओके, आगे चलते हैं आगे। ये भी इससे आसान नहीं हो सकता था जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद डेंड्रिटिक सेल क्या करता है? ये दूर दराज से एंटीजन कैप्चर करके लेके आता है, प्लेट में रख के, प्लेट का नाम क्या है? MHC2 प्लेट का नाम है। उस प्लेट में रख के टी सेल को प्रेजेंट करता है और टी सेल आगे एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ये था मोनोसाइट का रोल कि मोनोसाइट जो है ना
वो एडाप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिव करने में कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, प्लेट में रख के चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं। प्लेट में रख के ये भी प्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन केमिकल सिर्फ ये रिलीज कर रहा है। ओके, 1 मिनट देखें फिर आगे चलते हैं। उसके बाद रोल ऑफ टी सेल्स। अच्छा जी, अब तो आगे आसान आसान सी बातें हैं, पहले भी आसानी थी तो मुश्किल, लेकिन मैंने आसान बना के आपको बता दी, ये भी बहुत आसान बना के पढ़ेंगे। देखो, टी लिम्फोसाइट कहाँ पे बनेंगे? बोन मैरो में। मैच्योर कहाँ पे होंगे? थाइमस में। थाइमस में मैच्योर होने के लिए एक और टर्म यूज की जाती है जो कि एमसीक्यू में आ सकती है, वो ये कि वहां पे जाके ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट बन जाते हैं, इतने कॉम्पिटेंट बन जाते हैं कि अब ये इम्यून फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, आसान बात। तीसरी चीज, ये एक्टिव कैसे होते हैं? आपको पता है हमने इसकी एक्टिवेशन ना बातों बातों में पढ़ ली है, सारी की सारी पढ़ ली है, यहाँ पे सिर्फ उसको रिवाइज करेंगे हम। ठीक है, अच्छा आपने पढ़ ली हुई है ये। सबसे पहले ये है आपके पास एक मैक्रोफेज। ठीक है, मैक्रोफेज क्या करने जा रहा है कि माइक्रोब को इनगल्फ करने जा रही है, इसने इसको इनगल्फ कर लिया। ठीक है, ये है उसकी एंटीजेंस। ओके, और ये है इसके पास कुछ प्लेटें पड़ी हुई हैं, दीज आर द प्लेट्स, दीज आर द MHC2 मॉलिक्यूल्स। प्लेट है जिस प्लेट पे उसने रख के प्रेजेंट करना है एंटीजन को, तो उसके पास अब एंटीजन भी है, एंटीजन वाली प्लेट भी है, तो वो उस प्लेट को यहां पे रखेगा और उसके ऊपर एंटीजन लगा देगा। तो प्लेट रख के उसने उसके ऊपर एंटीजन लगा दी। जब वो प्लेट पे रख के एंटीजन लगा देगा तो इस प्लेट को रिकॉग्नाइज कौन करेगा? हमने पढ़ा था कि जब वो प्लेट पे रख के एंटीजन देता है तो टी हेल्पर सेल उसको रिकॉग्नाइज करता है कि मुझे कुछ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे होगा टी हेल्पर सेल। ये देखिए, ये है टी हेल्पर सेल जो कि रिकॉग्नाइज कर रहा है कि प्लेट में रख के MHC2 के ऊपर रख के मुझे कुछ दिया जा रहा है। साथ ही हमने पढ़ा था कि मैक्रोफेज इंटरल्यूकिन 1 भी रिलीज करता है जो कि एक्टिवेट करता है टी सेल को। तो ये इंटरल्यूकिन 1 भी रिलीज कर रहा है जो कि इसको मजीद एक्टिव कर रहा है। तो अब ये इस हेल्पर सेल पे 2 इफेक्ट कर रहा है, एक तो इंटरल्यूकिन 1 के थ्रू, दूसरा प्लेट में रख के चीज दे रहा है। उससे क्या होगा? इन 2 इफेक्ट से क्या होगा कि ये सेल बहुत खुश होगा, एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिव होने के बाद 3 फंक्शन परफॉर्म करेगा थ्रू इंटरल्यूकिन 2। ये एक्टिव होके इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करेगा और इंटरल्यूकिन 2 के 3 फंक्शन हमने पढ़े हैं, मुझे रिवाइज करवाए। कुछ तो अब आपने भी करना है ना, बताएं। पिछली सेट में हम पढ़ के आए हैं 3 फंक्शन होते हैं, कौन कौन से? पहला फंक्शन ये कि उसने बी सेल को एक्टिव करना है, दूसरा फंक्शन ये कि उसने साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिव करना है, और तीसरा फंक्शन ये कि उसने अपनी मजीद प्रोलिफरेशन करवानी है हेल्पर टी सेल की ही। ठीक है, पढ़ लिया था ना सारा, सिर्फ हमने रिवाइज किया है। कुछ भी एक भी चीज यहां पे हमने न्यू नहीं पढ़ी, सब कुछ रिवाइज किया है हमने। आप सब कुछ पढ़ आए हैं पहली स्लाइड में ही, अब सिर्फ उनकी रिवीजन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मैक्रोफेज सबसे पहले फैगोसाइटोसिस करते हैं, उसके बाद उस एंटीजन को MHC2 वाली प्लेट पे रख के प्रेजेंट करते हैं और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन जाते हैं। उसके बाद ये इंटरल्यूकिन 1 सक्रिएट करते हैं जो कि अट्रैक्ट करता है। ये चीज देखिएगा कि इंटरल्यूकिन 1 जो है ना, उसने इस हेल्पर सेल को दूर से बुलाया, अट्रैक्ट किया, बुलाया और फिर प्लेट के साथ प्रेजेंट कर दिया। इंटरल्यूकिन 1 ने अट्रैक्ट करके बुलाया और फिर क्या हुआ कि टी सेल का रिसेप्टर TCR जो है ना, वो प्लेट के साथ बाइंड कर गया। TCR MHC के साथ बाइंड किया। बहुत आसान बात है, सिर्फ समझनी है कि इसके रिसेप्टर ने और इसकी प्लेट ने आपस में बॉन्ड बना लिया। ओके, तो क्या हुआ कि हेल्पर टी सेल जब उसको इंटरल्यूकिन 1 भी मिला और उसको प्लेट पे रख के कुछ दिया भी गया तो वो खुश होके एक्टिव हो गया और उसने इंटरल्यूकिन 2 सक्रिएट की जिसके आगे 3 फंक्शन थे, और वो 3 फंक्शन ये कि उसने इसकी प्रोलिफरेशन करवानी है और इन दोनों की प्रोलिफरेशन और एक्टिवेशन करवानी है। 3 फंक्शन इसके हो गए जी, आसान बात है। उसके बाद मिलियंस ऑफ टी सेल होते हैं और हर एक टी सेल एक स्पेसिफिक एंटीजन को रिस्पॉन्ड करता है, आसान बात। उसके बाद टी सेल्स का MCQ आता है कि टिश्यू ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में टी सेल या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है। ये MCQ आता है, टिश्यू ट्रांसप्लांट
रिजेक्शन में टी सेल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्यों टी सेल है? क्योंकि वो टिश्यू है ना, और टिश्यू में सेल होते हैं, तो अगर सेल को कुछ करना है तो टी सेल्स को ही कुछ करना पड़ेगा। बेचारे बी सेल सिर्फ एंटीबॉडी बनाते हैं, और एंटीबॉडी सेल को नहीं कुछ कहती। एंटीबॉडी क्या करती है कि एंटीजन जो बाहर होता है उसे ही कुछ कहती है। ठीक है, तो आसान बातें हैं, 1 मिनट रीड करें, सारी की सारी आपको अभी 1 मिनट से पहले याद हो जाएंगी। उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद कौन आपको इस तरह का लेक्चर देगा? टाइप ऑफ टी सेल्स, 2 तरह की टाइप्स होती हैं, CD8 और CD4। ये भी बात हम पहले पढ़ाए हैं। अच्छा, CD8 सेल्स जो होते हैं ना, कहाँ पड़ी थी? दिखा दूं आपको? नहीं यकीन मुझ पे? क्यों नहीं करते हो यकीन? ये देखो, CD4 सेल जो कि हेल्पर टी सेल बना रहा है, CD8 सेल जो कि रेगुलेटरी टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल बना रहा है। सब कुछ पढ़ रहे हो यार, सब कुछ पढ़ रहे हो, सिर्फ रिवाइज कर रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, CD8 सेल आपको साइटोटॉक्सिक टी सेल और सप्रेसर टी सेल या रेगुलेटरी टी सेल देगा, और CD4 सेल्स जो है ना वो आपको हेल्पर टी सेल देगी। अब ये CD8 CD4 है क्या? ये भी एक किस्म के आईडी कार्ड ही हैं। ठीक है, हम उन आईडी कार्ड को ये अजीबो गरीब नाम दे रहे होते हैं, CD4, CD8, MHC1, MHC2। ठीक है, तो ये उसके सरफेस मार्कर हैं। इसकी मदद से ना हम उस सेल को पहचानते हैं। उसको पहचानने के लिए अजीबो गरीब नाम बस दिया गया हुआ है। आपने ये देखना है कि इसके अंडर कौन आ रहे हैं, इसके अंडर कौन आ रहे हैं, और ये प्योर याद करने वाली बात है। ठीक है, अच्छा जी, तो जब टी सेल एक्टिवेट होते हैं तो वो 4 किस्म के सेल बना सकते हैं। सबसे पहले साइटोटॉक्सिक सेल के लिए ये टॉक्सिक है, तो ये क्या करेगा? टारगेट सेल को किल करेगा बाय एपोप्टोसिस। ये भी बात हम पढ़ रहे थे कि नेक्रोसिस से क्यों नहीं करता, एपोप्टोसिस से क्यों करता है। मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, पता है आपको। अच्छा, उसके बाद परफोरिन, चलो बता देता हूं दोबारा। अगर नेक्रोसिस से करेगा तो वो अनप्लैंड अनकंट्रोल्ड सेल डेथ होती है। उससे क्या होगा? आसपास के सेल भी इफेक्ट हो जाएंगे। एपोप्टोसिस प्लैंड सेल डेथ है, उससे खामोशी से वो मर जाएगा, आसपास के सेल सेफ रहेंगे। ओके, बता दिया आपको। अच्छा जी, ये क्या करते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं, ये है आपके पास साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, और ये है आपके पास वो वाला बॉडी का सेल जो कि इन्फेक्ट हुआ है, और इस बॉडी के सेल को अब हमने एपोप्टोसिस के थ्रू मार देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि साइटोटॉक्सिक सेल ना कुछ रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? परफोरिन रिलीज करेगा। परफोरिन, ये उसने परफोरिन रिलीज की। ये क्या करते हैं? परफोरिन उस सेल की मेम्ब्रेन को जाके ना पोरस बना देते हैं, वहां पे पोर कर देते हैं। पोर हो गया, वहां पे सुराख हो गया, उसके बाद ये रिलीज करेगा साइटोटॉक्सिन। साइटोटॉक्सिन रिलीज करेगा, या फिर ये ग्रेंजाइम रिलीज करेगा। ग्रेंजाइम भी याद रख लो, GRANZYME, ग्रेंजाइम। ठीक है, ये ब्लू ब्लू जो है ना वो ग्रेंजाइम है, वो रिलीज करेगा। वो इसके अंदर जाएगा और इसकी जो DNA है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और इसकी एपोप्टोसिस के थ्रू डेथ होगी, नेक्रोसिस के थ्रू नहीं। ठीक है, दिस वाज द फंक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक सेल। आसान चीज, सिर्फ 2 चीजें आप याद रखोगे, परफोरिन है जो कि पोर करता है, और साइटोटॉक्सिन है जो कि DNA को डैमेज करता है। ओके, उसके बाद है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करता है, जिसके हमने 3 फंक्शन पढ़े थे। रिवाइज आप मुझे करवाएंगे कि इसके हमने 3 फंक्शन कौन कौन से पढ़े थे। पहला फंक्शन ये पढ़ा था कि ये बी सेल को एक्टिवेट करता है। दूसरा फंक्शन ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करता है। तीसरा फंक्शन ये अपने आप की मजीद प्रोलिफरेशन करवाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद सप्रेसर टी सेल, इसे कहते हैं रेगुलेटरी सेल। इसका काम ये है कि जब ये सारा कुछ हो गया है तो अब इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाए। ये कहता है इट्स टाइम टू रेस्ट, गुड जॉब। ठीक है, तो ये टी सेल को, बी सेल को और मैक्रोफेजिस को रेस्ट करवाता है। आसान बात है, इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं। आखिरी है आपके पास मेमोरी टी सेल, जो कि डोरमेंट रहते हैं, जो कि एक दफा बन जाते हैं फिर डोरमेंट रहते हैं। अगर दोबारा से सेम टाइप ऑफ एंटीजन उनको दिखे तो वो, ये MCQ है कि जब उनको दोबारा से दिखता है तो वो हेल्पर टी सेल में कन्वर्ट होते हैं। दिस इज द MCQ, हेल्पर टी सेल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, आसान सी बातें हैं। जो याद रखने वाली चीज थी वो ये थी, इसकी डिवीजन जो कि आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद बाकी मैकेनिज्म सारे ही आसान है।
इसके आपने 3 फंक्शन पढ़े हुए हैं, वो आपको अब याद ही रहेंगे। और ये आपने यहाँ पे ना 2 एंजाइम देख लिए हैं। ये 2 एंजाइम, उन एंजाइम में ही उनका फंक्शन है। बस ये याद रखनी है कि जो साइटोटॉक्सिन है ये डीएनए को डैमेज करता है, और एट द एंड आप ये देखोगे कि जो मेमोरी टी सेल है, अगर उन्होंने कुछ कन्वर्ट होना है किसी में, तो वो हेल्पर टी सेल में होते हैं। 1 मिनट देखें, फिर आगे चलते हैं। हो गया ना याद? हो गया याद आपको? अच्छा, मुझे पता है हो गया याद। अब रोल ऑफ बी सेल पढ़ते हैं। क्या ये भी आपने सब कुछ पहले से पढ़ लिया हुआ है? 90% पहले से पढ़ लिया हुआ है। पहली स्लाइड में ही ये मैंने आपको ना पूरा लेक्चर बता दिया था। अगर आपने 10 मिनट वो गौर से सुना होता ना, आपका पूरा लेक्चर हो गया था कवर उसमें। अच्छा जी, तो होता क्या है? सबसे पहले एंटीजन आता है, मैक्रोफेज, वही मैक्रोफेज पहली स्लाइड वाला चल रहा है। उसने क्या किया? उसको इनगल्फ किया, अपनी प्लेट में रखा उसने। मैक्रोफेज ने कुछ रिलीज भी किया। क्या? इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 के हमने 3 फंक्शन पढ़े थे, मुझे अब आप रिवाइज करवाएंगे। कौन कौन से 3 फंक्शन हैं IL-1 के? 3 फंक्शन पढ़े थे हमने। पहला फंक्शन हमने ये पढ़ा था कि ये टी सेल्स को एक्टिवेट करवाता है। दूसरा फंक्शन हमने ये पढ़ा था कि ये फीवर करवाता है। तीसरा फंक्शन हमने ये पढ़ा था कि ये इन्फ्लेमेशन करवाता है, IL-1। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे कि ये IL-1 कौन रिलीज करता है? मैक्रोफेज। आपकी मैं रिवाइज करवा के चीज़ें यहाँ पे ही याद करवा रहा हूँ, बुक आपको ना खोलनी पड़े। अच्छा, एंटीजन इसके अंदर गई, इसने उसको क्या किया? उसको फैगोसाइटोस किया, और उसके बाद प्लेट में रख के, प्लेट का नाम क्या है? MHC1 या 2? प्लेट का नाम MHC2 है। MHC1 आईडी कार्ड है, MHC2 प्लेट है। प्लेट में रख के उसने प्रेजेंट किया। किसको प्रेजेंट करता है ये? किसको प्रेजेंट करता है ये? प्लेट में रख के ये हेल्पर टी सेल को प्रेजेंट करता है, हेल्पर टी सेल को। और हेल्पर टी सेल फिर एक्टिव हो जाते हैं। जब हेल्पर टी सेल एक्टिव होते हैं तो ये क्या रिलीज करते हैं? इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करते हैं। उसके मुझे फंक्शन बताएं जल्दी से। उसके भी 3 फंक्शन है, बताइएगा बताइएगा बताइएगा। पहला फंक्शन ये कि उसने बी सेल को एक्टिवेट करना है, तो वो खड़ा हुआ है बी सेल, यहां से निकलेगा इंटरल्यूकिन 2, ये निकल रहा है इंटरल्यूकिन 2, और वो जाके बी सेल को एक्टिवेट कर रहा है। पढ़ा हुआ है ना आपने सब कुछ, सिर्फ मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ चीजें। अच्छा, इंटरल्यूकिन 2 का दूसरा फंक्शन क्या था? कि उसने अपने जैसे मजीद टी हेल्पर सेल बनाने हैं, और तीसरा फंक्शन उसने साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करना है। अच्छा, अब जब इंटरल्यूकिन 2 इसको एक्टिवेट करवाने गया, तो अब एक बात आप यहाँ पे अब कुछ न्यू भी तो पढ़ लो ना। न्यू बात आपने अब ये पढ़नी है कि ये एक्टिव तब होगा जब एक तो यहाँ पे इंटरल्यूकिन 2 आ रहा है, उसके बाद दूसरा ये कि जो एंटीजन प्रेजेंट हुई है ना, वो एंटीजन जाके इसके अपने साथ भी बाइंड हो रही है। इसको एंटीजन भी चाहिए और इंटरल्यूकिन 2 भी चाहिए। उसके बाद ये एक्टिव होके प्लाज्मा सेल बना देगा, और साथ मेमोरी बी सेल बनाएंगे, और ये प्लाज्मा सेल आगे एंटीबॉडीज बनाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ आपने यहाँ पे एक चीज न्यू सीखी है, बाकी सारी आपकी रिवीजन होगी, मजीद चीजें सॉलिड हो गई आपके माइंड में। अच्छा, अब यहां से पढ़ते हैं। इंटरल्यूकिन 2 ने क्या किया था? क्या किया था? इन 2 सेल को प्रोलिफरेट करवाया था, और हेल्पर टी सेल को भी करवाया था। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल फिर बन गए थे। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, ये भी पढ़ लिया हुआ है हमने। बी सेल कहाँ प्रोड्यूस? सारे के सारे सेल बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं। बी सेल बोन मैरो में मैच्योर भी हो जाते हैं। अब एक्टिवेट कैसे होते हैं? बी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है, बी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर को हम कहते हैं बी सेल रिसेप्टर। यार ये की बात है कहने वाली, बी सेल रिसेप्टर कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये जो हमने एक ही बात यहाँ पे न्यू पढ़ी है वो ये कि ये एंटीजन के साथ बाइंड करता है। तो ये स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड करता है अंडर द स्टिमुलस ऑफ IL-2। IL-2 की प्रेजेंस में उसने एक एंटीजन के साथ बाइंड कर लिया। सिर्फ ये एक बात हमारे पास यहाँ पे न्यू थी। ओके, तो फिर क्या हुआ कि ये 2 टाइप के सेल में डिवाइड हो गया, काम खत्म। अच्छा, पहले बने प्लाज्मा क्लोन सेल, फिर मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा क्लोन सेल जो है ना, वो बहुत रैपिडली एंटीबॉडी सक्रीट करते हैं ब्लड में और लिम्फ में। कितनी स्पीड है उनकी? 10 मिलियन पर आवर। ओए बहुत स्पीड है। उसके बाद मेमोरी बी सेल स्टोर करते हैं मेमोरी को, और अगर दोबारा कभी सेम एंटीजन दिखेगा तो वो पहले से ही उसकी मेमोरी है, तो वो ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स कर पाएंगे। ठीक है, और आखिरी बात, मिलियंस ऑफ बी सेल होते हैं जैसे मिलियंस ऑफ टी सेल थे, और हर सेल एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ रिस्पॉन्ड करता है। 1 मिनट देखें,
ये भी आपको याद हो गया है। फिर आगे चलते हैं। कोई मुश्किल बात भी करें आपके साथ, ये सारी आसान ही करते रहें, है ही नहीं मुश्किल, अब क्या मुश्किल करें। अच्छा जी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है जी, वाई शेप्ड है, ये एक वाई शेप्ड है। ठीक है, सर्कुलेट कर रही होती हैं ब्लड और लिम्फ में, और किसी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ जाके बाइंड करती हैं, और बाइंड करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। और एक एंटीबॉडी में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट हैं, और दोनों ना आइडेंटिकल हैं, दोनों साइट्स आइडेंटिकल होती हैं। ये एमसीक्यू आप याद रखो, पहला एमसीक्यू कि 2 साइट्स हैं, दूसरा एमसीक्यू दोनों साइट्स आइडेंटिकल हैं और दोनों सेम टाइप ऑफ एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एंटीजन ए बाइंड हो और यहाँ पे एंटीजन बी बाइंड हो, नो नो नो, ऐसा नहीं, दोनों सेम टाइप ऑफ एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी और दोनों का स्ट्रक्चर भी आइडेंटिकल है। ओके, आसान बात ये भी। उसके बाद इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 1 2 3 एंड 4। आपस में कैसे लिंक है? डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू। ओके, 2 इसमें जो है वो आइडेंटिकल, मिलती जुलती, एग्जैक्टली मिलती हुई लॉन्ग चेन्स हैं, और 2 इसमें शॉर्ट चेन्स हैं। कितनी आसान सी बातें पढ़ रहे हैं हम इसमें। अच्छा, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं इसका? अच्छा, उसके बाद हर एक चेन में ना एक कांस्टेंट रीजन है और एक वेरिएबल रीजन है। देखिएगा, दिस इज द कांस्टेंट रीजन इस चेन का, दिस इज द कांस्टेंट रीजन इस चेन का, दिस इज द कांस्टेंट रीजन इस चेन का, दिस इज द कांस्टेंट रीजन इस चेन का। ओके, अगली बात, हर एक चेन में एक वेरिएबल रीजन है। दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ दिस चेन, दिस दिस दिस। ओके, अच्छा जी, अब जो एमसीक्यू आता है वो ये आता है कि जो लॉन्ग चेन है ना, लॉन्ग चेन, उसका जो कांस्टेंट रीजन है ना, ये दोनों, ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ एंटीबॉडी के लिए कांस्टेंट होता है। 5 क्लासेस होती हैं एंटीबॉडीज की, ये एक क्लास ऑफ एंटीबॉडी के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक क्लास में ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ओके। अच्छा, जो वेरिएबल सेगमेंट है, जो कि वेरिएबल सेगमेंट है यहाँ पे, उसमें क्या होता है, डिफरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस हो सकता है हर एंटीबॉडी में। ठीक है, लेकिन एक एंटीबॉडी की दोनों साइट्स आइडेंटिकल होती हैं। अगर दूसरी एंटीबॉडी है तो उसका सीक्वेंस इससे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक एंटीबॉडी में इसका और इसका, ये दोनों आइडेंटिकल साइट होंगी। ओके, अच्छा जी, तो ये एरिया, दिस इज द हिंज रीजन, जो कि उसको एंटीजन के साथ बाइंड करने में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ओके, उसके बाद 5 क्लासेस होती हैं, आईजीजी, आईजीए। ये आईजी क्या है? आईजी से मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई, ये आपकी बीटीबी की बुक मेंशन करती है। अगर आपने इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखनी है तो आप सिर्फ ये याद रख लो कि इसमें जो सबसे अबंडेंट है ना, वो आईजीजी होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ और याद रखने की, इनके नाम के अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट देखें, फिर आगे कुछ देखते हैं, अगर हम कोई मुश्किल बात आज पढ़ पाए, अभी तक तो मिल नहीं रही। अच्छा, इसके बाद है मोड ऑफ एक्शन ऑफ, ओहो हो, ये देखो कोई मुश्किल बात आई, कोई न्यू वर्ड आया, एंटोबॉडी। यही तो है लेक्चर की मुश्किल बात, मिल गई फाइनली, हमें मुश्किल बात मिल गई है। एंड ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है, ये आसान बात है, हम ये पढ़ लेते हैं। अच्छा, एंटीबॉडी जो होती है ना, वो पता नहीं कि एंटीबॉडी जो होती है ना, वो इस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहले क्या करती है ना, वो न्यूट्रलाइज करती है। सपोज करो कि ये एक टॉक्सिन है, टॉक्सिन, दिस इज अ टॉक्सिन, जो कि हमारे बॉडी सेल के पास जा रहा है, जो उसके पास जा रहा है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या करेगी कि मुख्तलिफ एंटीबॉडीज आएंगी, क्या करेंगी कि ना इसके ऊपर आके अटैच हो जाएंगी। ठीक है, तो जब ये आके अटैच हो गई ना, तो फिर क्या हुआ कि उसने इसको कोट कर दिया है टॉक्सिन को, तो अब ये टॉक्सिन बॉडी सेल के साथ इन कांटेक्ट नहीं आ सकता। तो ये हुआ न्यूट्रलाइजेशन की, उसने उसका एक्शन होने से पहले ही उसको
न्यूट्रलाइज कर दिया है, कोई बाइंडिंग साइट ही अब इस टॉक्सिन के पास नहीं बची कि अब वो इनकी मौजूदगी में कैसे बाइंड करेगा, नहीं, फिजिकली इम्पॉसिबल हो गया है, तो उसने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, फिजिकली न्यूट्रलाइज कर दिया है। दूसरी बात ये कि एग्लूटिनेशन। अच्छा, आपको पता है कि एक एंटीजन के पास ना, दिस इज वन एंटीजन, कम से कम उसके पास ना दो बाइंडिंग साइट हैं, एक ये है और एक ये है, तो वो कम से कम एट अ टाइम ना दो चीजें, दो पैथोजेंस को आपस में बाइंड करके रख सकती है। तो एंटीबॉडीज क्या करेंगी कि पैथोजेंस को ना बाइंड करके उनका क्लम्प बना देंगी ताकि वो स्प्रेड ना कर सके और इस क्लम्प को जल्दी से फैगोसाइटोस कर लिया जाए। उनको वो भागने नहीं देंगी, पकड़ के रख लेंगी और एट अ टाइम वो कम से कम दो लोगों को पकड़ सकती हैं। ये भी आसान बात थी, हाँ जी आसान बात थी। इसे कहते हैं एग्लूटिनेशन। आपके लिए ये नाम मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ ना वो आसान है। ये नाम आपने याद रखने, इसे कहते हैं एग्लूटिनेशन। क्लम्प बन गया और फिर क्लम्प बन के इसने एक ही बारी में पूरे के पूरे क्लम्प को इनगल्फ कर लिया, फैगोसाइटोस कर लिया, ठीक है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन। अगर कोई छोटे छोटे टॉक्सिन के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर कोई छोटे छोटे टॉक्सिन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस फैगोसाइट के लिए एक एक को इनगल्फ करना के पहले आके इसको इनगल्फ करे, फिर आके इसको इनगल्फ करे, बड़ा मुश्किल है। तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, एंटीबॉडीज क्या करती हैं कि ना इन सबको ना होल्ड कर लेती है, ठीक है। कैसे बनेगी एंटीबॉडी? ओह यस, इस तरह से क्या करती हैं कि ना इनको एक जाल बना के उस जाल में इनको बुन लेती हैं, जाल बना के जाल में बुन लेती हैं, फिर पूरा का पूरा जाल जो है ना वो फैगोसाइटोस कर लिया जाता है। तो इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन के सोलूबल चीजों को प्रेसिपिटेट करके किसी ऐसी फॉर्म में लेके आना जो कि अच्छे से इफेक्टिवली इनगल्फ हो सके, इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तीन फंक्शन हो गए इसके और अभी तक तीनों ही आसान थे। नाम आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, नाम याद करनी आपकी जिम्मेदारी है, उसका मैकेनिज्म मेरी जिम्मेदारी है बताना आपको, वो नहीं आपको बोलेगा, मैकेनिज्म नहीं आपको बोलता, नाम आपने खुद याद करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने ना कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जब पढ़ी थी ना, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ी थी। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हमने उसकी एक्टिवेशन के लिए दो स्टिमुलस पढ़े थे। पहला स्टिमुलस अगर आपको याद हो, याद है कि नहीं है, याद है कि नहीं है? पहला स्टिमुलस था एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडी और दूसरा स्टिमुलस था एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स। ये एक स्टिमुलस था कंप्लीमेंट प्रोटीन्स के एक्टिवेशन के लिए कि जब ये चीज एग्जिस्ट करती है तो वो एक्टिव हो जाती हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पूरा कैस्केड चलता है, सारी की सारी कंप्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिव हो जाती हैं और एक्टिव होने के बाद वो 3 फंक्शंस परफॉर्म कर रही थी। याद हैं कौन कौन से? याद होने चाहिए आपको, 3 फंक्शंस थे। सबसे पहले वो क्या कर रही थी कि इन्फ्लेमेशन में हेल्प कर रही थी, इन्फ्लेमेशन को प्रमोट कर रही थी, इन्फ्लेमेशन को इन्हांस कर रही थी। उसके बाद वो क्या कर रही थी? फैगोसाइटोसिस को इन्हांस कर रही थी और उसके बाद वो सेल की लाइसिस कर रही थी थ्रू मैक। मैक क्या था? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। क्या करती थी कि सेल मेम्ब्रेन में होल करती थी, वहां से पानी और साल्ट एंटर होता था और वो पैथोजन बर्स्ट हो जाता था। तो ये बातें लास्ट लेक्चर में पढ़ी हैं, ये उसकी रिवीजन है। तो यहाँ पे एंटीबॉडी का क्या रोल है कि एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स जब बनता है ना तो वो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करवा देता है, ठीक है। तो ये थी बातें यहाँ पे, एक दफ़ा इसको यहाँ से हम देखते हैं। सबसे पहले हुई न्यूट्रलाइजेशन। क्या किया कि एंटीबॉडी वायरस या टॉक्सिन से बाइंड कर गई, फिर ये वायरस सेल के साथ बाइंड नहीं कर पाया क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिली। अब उसके बाद क्या हुआ, इसकी एग्जांपल, यस एग्जांपल आएगी, एग्जांपल याद रखनी है। डिप्थेरिया टॉक्सिन, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, फिर वो सेल को कुछ भी नहीं कह पाता। उसके बाद एग्लूटिनेशन क्या होता है कि मल्टीपल माइक्रोबियल सेल्स को एक साथ क्लम्प कर दिया जाता है ताकि वो यहाँ वहां ना भागें और उनको एक साथ इनगल्फ किया जा सके।
उसके बाद प्रेसिपिटेशन के फ्री एंटीजन को, छोटी छोटी फ्री एंटीजन को एक साथ प्रेसिपिटेट कर लिया जाता है ताकि उनको एक साथ फैगोसाइटोज करना इजी हो। छोटी छोटी चीजें एक साथ कर दी जाती हैं। ओके, उसके बाद ये वर्ड याद रखना है, वर्ड याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बने, उसके बाद क्या करे कि वो कॉम्प्लेक्स जो है ना वो बैक्टीरिया के साथ या पैथोजन के साथ बाइंड कर ले, एंटीबॉडी एंटी बना लेते हैं ना। ये है आपके पास माइक्रोब, ठीक है, और ये उसके ऊपर है आपके पास क्या है, उसके ऊपर है एंटीजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आके एंटीबॉडी बाइंड करेगी, ठीक है, तो ये एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जो मैक्रोफेज है ना, मैक्रोफेज कहाँ है हमारा मैक्रोफेज, वो क्या करेगा, उसके लिए ना इस पैथोजन को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन वो एंटीबॉडी को जल्दी से पहचान लेता है। तो वो इस एंटीबॉडी को पहचानेगा और यहाँ पे आके अटैच करेगा, यहाँ पे अटैच करेगा और फिर इसको इनगल्फ कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से फैगोसाइटोसिस होती है थ्रू ऑप्सोनाइजेशन। तो उस बैक्टीरिया को इस मैक्रोफेज के लिए तैयार करना कि इसको आराम से खाया जा सके, इसे कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। मतलब प्लेट में रख के उसको तैयार करके दिया गया, मैक्रोफेज को उसका खाना तैयार करके दिया। किसने तैयार किया? एंटीबॉडी ने। उस खाने तैयार करने के अमल को हमने कहा कि ऑप्सोनाइजेशन हो गई है। अब खाना तैयार करके दिया जा रहा है तो जल्दी खाया जाएगा, इफेक्टिवली खाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ये हमने पढ़ लिया। दिस वाज द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जहां पे सेल की लाइसिस हो रही है, जोन आउट नहीं होना। चीजें ये वही हैं जो आप पिछले लेक्चर में भी पढ़ के आ चुके हो, तो सारा वही है ना। कि क्या करती है कि मैक बनता है और मैक बनने के बाद सेल बर्स्ट कर जाता है या फिर उस सेल की फैगोसाइटोसिस कर ली जाती है। उसके बाद आखिरी चीज है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड टॉक्सिसिटी। ये क्या होती है? देखो, एक सेल होगा, उस सेल के ऊपर ना एंटीबॉडी आके अटैच कर देगी। जब एंटीबॉडी उस सेल के ऊपर अटैच कर देगी ना, तो एंटीबॉडी उसके ऊपर लेबल कर रही है कि हाँ ये वो सेल है जिसको किल किया जा सकता है, ठीक है। इन्फेक्टेड सेल या ट्यूमर सेल को जाके लेबल करेगी, वहां पे जाके अटैच हो जाएगी, ये था सेल और इसके साथ ही अटैच हो गई है एंटीबॉडी, ठीक है। ये एंटीबॉडी अटैच हो चुकी है इसके साथ। अब क्या होगा कि नेचुरल किलर सेल आएंगे, वो इस एंटीबॉडी के साथ अटैच होंगे और इसको किल कर देंगे। दिस वाज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड टॉक्सिसिटी। फिर इसकी एपोप्टोसिस हो जाएगी इस सेल की। और ये कौन सा सेल था? वायरस इन्फेक्टेड या फिर ट्यूमर सेल था, ठीक है। तो एक मिनट इसको देखें फिर आगे चलते हैं। देख लिया? नहीं देखा तो मैं एक दफ़ा ना खुद इसको आपको रिवाइज करवाता हूँ। यही वो स्लाइड थी जो कि हमने पहली स्लाइड में डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी एंटीबॉडी की, वरना ये बातें आपने तभी समझ लेनी थी। यहाँ पे बी सेल बना हुआ था ना, बी सेल के साथ मैंने यहाँ से निकालनी थी एंटीबॉडी, ये सब कुछ हमने वहाँ डिस्कस करना था, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको डिस्कस। तो जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। पहला होगा न्यूट्रलाइजेशन, के वो उस टॉक्सिन को, उस वायरस को कोट कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, फिर वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो वो न्यूट्रलाइज हो गया। दूसरा था कि अग्लूटिनेशन के वो डिफरेंट पैथोजेंस को आपस में क्लंप कर देगी, वो यहाँ वहाँ भाग नहीं पाएंगे और उनकी फैगोसाइटोसिस अच्छे से हो पाएगी। तीसरी थी प्रेसिपिटेशन, के वो सोलुबल चीजों को, छोटी छोटी चीजों को बाइंड करके लेके आएगी और उनकी एक साथ फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। चौथा था कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करती है, जो कि आगे से 3 काम करवाते हैं। पहला ये कि वो इन्फ्लेमेशन को इनहांस करते हैं, दूसरा ये कि वो फैगोसाइटोसिस को इनहांस करते हैं, और तीसरा ये कि वो सेल लाइसिस करवाते हैं थ्रू मैक कॉम्प्लेक्स। मैक क्या था? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जिससे क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन में होल होता है, पानी और साल्ट अंदर एंटर होता है और सेल बर्स्ट कर जाता है। उसके बाद ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन ये था कि एक पैथोजन को एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के थ्रू कोट किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, फिर मैक्रोफेज आता है, उसको वो तैयार किया हुआ पैथोजन सर्व किया जाता है, मैक्रोफेज उसको इजीली, जल्दी से फैगोसाइटोज कर लेता है। इसे कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन, के फैगोसाइटोसिस को आसान बनाना मैक्रोफेज के लिए। और आखिरी चीज थी एंटीबॉडी डिपेंडेंट
सेल मीडिएटेड टॉक्सिसिटी के जो चीज आपने अभी अभी मैक्रोफेज के लिए की है वही चीज आपने अब नेचुरल किलर सेल के लिए करनी है कि उसके लिए एक इन्फेक्टेड सेल के अराउंड कोट करना है, फिर वहां पे नेचुरल किलर सेल आएगा, एंटीबॉडी को पहचानेगा और उस सेल को एपोप्टोसिस के थ्रू किल कर देगा। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फैगोसाइटोसिस हो रही है और यहाँ पे एपोप्टोसिस हो रही है। ये आपकी चीजें रिवाइज भी हो गई हैं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये तो बहुत ही आसान बातें हैं कि जब पहली दफा कोई एंटीजन आती है तो उसके खिलाफ जो रिस्पॉन्स किया जाता है, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। और जब वो दोबारा से आती है उस पॉइंट पे जो उसके खिलाफ रिस्पॉन्स किया जाता है उसे कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो हम इसको ना यहाँ से देखते हैं कि ये फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ पे पहली दफा ये वाली कोई एंटीजन स्पेसिफिक है जो आई, तो क्या हुआ कि एंटीबॉडी की प्रोडक्शन बनना स्टार्ट हुई और ये डे 7 पे जाके एंटीबॉडी की प्रोडक्शन पीक हुई और पीक सिर्फ इतनी रही, यहाँ तक एंटीबॉडीज बन सकी और फिर ये नीचे को आना स्टार्ट हो गई। लेकिन साथ ही मेमोरी सेल्स भी बन गए थे, मेमोरी बी सेल्स। अब ये ना 300 दिन के बाद जो है ना वो दोबारा आया, सेकेंडरी एक्सपोजर हुआ सेम एंटीजन का। तो अब चूंकि पहले से मेमोरी सेल एग्जिस्ट करते थे तो 3 दिन के अंदर ही, जो पहले 7 दिन लगे और सिर्फ इतना रिस्पॉन्स आया, अब 3 दिन के अंदर ही ये देखो कितना ज्यादा रिस्पॉन्स आ गया। तो ये रिस्पॉन्स फास्टर है, ये रिस्पॉन्स फास्टर है और ये रिस्पॉन्स स्ट्रोंगर है और ये मेमोरी सेल को यूज कर रहा है। तो दिस वाज द सेकेंडरी रिस्पॉन्स एंड दिस वाज द प्राइमरी रिस्पॉन्स। ओके, पढ़ लिया आपने, आगे चलते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अच्छा, अब ना बहुत ही आसान सी बातें, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल एमसीक्यूज आ जाते हैं जो कि ना कुछ बच्चों को कंफ्यूज करेंगे, आपको बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आप इनको बहुत अच्छे से अभी पढ़ने जा रहे हो। अच्छा, 2 तरह से इम्यूनिटी होती है। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी जो कि काफ़ी अरसे तक एक्टिव रहे उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। और वो इम्यूनिटी जो कि कुछ अरसे बाद डाउन हो जाए उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में आपकी बॉडी अपनी एंटीबॉडीज खुद बनाती हैं, मेरी बॉडी मेरी एंटीबॉडीज, ठीक है, बॉडी भी अपनी एंटीबॉडी भी अपनी, एक्टिव इम्यूनिटी में। लेकिन पैसिव में बॉडी तो अपनी है, एंटीबॉडी किसी और की है, ठीक है। अच्छा, तो दोनों ही आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं, नेचुरल भी हो सकती हैं। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी करना उसे इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। देखो, एक्टिव है तो बॉडी भी अपनी, एंटीबॉडी भी अपनी, और नेचुरल है तो नेचुरली एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस होती है? नेचुरली जब कोई इन्फेक्शन होता है, पैथोजन आता है, तो नेचुरली आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, तो इसे कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। इन्फेक्शन के बाद जो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बनती हैं उसे कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ये मोस्ट इफेक्टिव होती है, बाज दफा तो पूरी की पूरी जिंदगी तक चलती है, इतनी एक्टिव है ये, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि मीजल्स, जिंदगी में सिर्फ आपको एक दफा मीजल्स हो सकता है, उसके बाद आपकी बॉडी एक्टिव इम्यूनिटी बना देगी, इतनी अच्छी अमाउंट में एंटीबॉडीज बना लेगी कि दोबारा मीजल्स नहीं होगा। बॉडी भी अपनी, एंटीबॉडीज भी अपनी, एक्टिवली चल रही है, नेचुरल था सब कुछ, कुछ भी हमने यहाँ पे भी आर्टिफिशियल किया ही नहीं। अब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, कि अगर आपको कोई वैक्सीन दी जाए जिसमें कोई डेड पैथोजन हो, कोई वीकेंड एंटीजन हो, तो उसके खिलाफ आपकी बॉडी अपनी एंटीबॉडीज बनाएगी, तो उसे कहेंगे आप आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। या तो इंजेक्ट की जाए कोई एंटीजन या ओरली दी जाए, तो बॉडी जो है ना अपनी एंटीबॉडीज बनाती हैं, ठीक है, अपनी एंटीबॉडीज एक्टिव इम्यूनिटी क्रिएट करती हैं जो कि लंबे अरसे तक चलती है, क्योंकि अपनी चीज ही पायदार होती है, दूसरों से ली गई चीज कभी ना कभी धोखा दे देती है, ठीक है। अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी में इसमें आपको सेकंड बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है। जब आप सेकंड बूस्टर डोज लेते हैं ना, ये थी आपका फर्स्ट डोज, अगर आपने सेकंड डोज लिया ना तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज बनेंगी जो कि लॉन्ग लास्टिंग होंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
पैसिव इम्यूनिटी। अब ये वो इम्यूनिटी है जिसमें आपने एंटीबॉडीज जो है ना अपनी नहीं बनाई, वो आपने उधार ली हैं, उसे आप कहते हो पैसिव इम्यूनिटी। कि आपने पैसिवली कहीं से ले ली, आपने एक्टिवली कोशिश ही नहीं की कि मैं अपनी एंटीबॉडी बना लूँ। एंटीबॉडी की गेम है सारी, एंटीबॉडी अपनी तो एक्टिव इम्यूनिटी जो कि लंबी चलेगी, एंटीबॉडी किसी और की पैसिव इम्यूनिटी सिर्फ इमरजेंसी के लिए आपने ली हैं, वो लंबा नहीं चलेगा। इमरजेंसी इमीडिएट बेसिस पे आपको आराम आ जाएगा, लेकिन वो लंबी नहीं चलेगी, वो एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ पैसिव है। अच्छा, तो एंटीबॉडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ एंटी सीरा। एंटी सीरा क्या होता है? ऐसा सीरम जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं उसे एंटी सीरा कहते हैं। ऐसा सीरम जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं उसे एंटी सीरम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एंटीजन आता बॉडी में तो उसको देखो जरा, 7 दिन लगे एंटीबॉडीज बनाते बनाते। यहाँ पे आपने डायरेक्टली बाहर से एंटीबॉडी लिया, आपने 7 दिन बचा लिए, इसलिए ये इमीडिएट होता है। लेकिन चूंकि आपकी अपनी एंटीबॉडीज नहीं बनी, तो वो जो एंटीबॉडीज आपने ली थी वो लिमिटेड अमाउंट में ली होंगी ना, तो वो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगी, ब्रोकन डाउन हो जाएंगी, यूज हो जाएंगी, उसके बाद इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। ओके। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? कि अगर जो एंटीबॉडीज आ रही हैं वो नेचुरली आपकी बॉडी में एंटर हो गई हैं। नेचुरली कैसे एंटर हो सकती हैं आपकी बॉडी में किसी और की एंटीबॉडीज? मदर से एंटर हो सकती हैं। कि एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में एंटर हो जाती हैं। वो मदर की एंटीबॉडीज हैं जो कि बेबी में गई हैं। इमीडिएट प्रोटेक्शन तो देंगी लेकिन कुछ ही अरसे के लिए होगी। या फिर जो फर्स्ट सिक्रीशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड होता है उससे क्लोस्ट्रम कहते हैं, और उसमें एंटीबॉडीज होती हैं। जब बेबी उसको ड्रिंक करता है तो बेबी के जीआईटी से, बेबी के गट से वो एंटीबॉडीज एब्जॉर्ब होके बेबी के ब्लड में चली जाती हैं। लेकिन वो एंटीबॉडीज मदर की थी, बेबी की अपनी नहीं थी, इसलिए ये पैसिव है। लेकिन ये चूंकि नेचुरल प्रोसेस है तो हमने कहा कि ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। ठीक है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? कि आपने एंटीबॉडी तो किसी और की ली, लेकिन आपने वो भी आर्टिफिशियल तरीके से ली, किसी की एंटीबॉडी लेके बॉडी में इंजेक्ट कर ली। ठीक है। एंटीबॉडी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर। अब इसमें यह भी होता रहा है कि किसी और स्पीशीज से एंटीबॉडी लेके इंसानों में इंजेक्ट की जाती रही, जैसे कि हॉर्स से कौन कौन सी ली गई थी? टेटनस की और डिप्थेरिया की एंटीबॉडीज लेके इंसानों में इंजेक्ट की जाती रही। लेकिन अब ये चीज़ नहीं होती, अब किसी और स्पीशीज की एंटीबॉडीज को इंसानों में इंजेक्ट नहीं किया जाता। अब चूंकि वो एंटीबॉडी हैं तो वो इमीडिएट प्रोटेक्शन दे देगी। ठीक है। अच्छा, कुछ अब इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है कि किस किस के खिलाफ आपको इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो आप फिर वहां पे एंटीबॉडी डायरेक्टली और आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हो। उसकी एग्जांपल्स में रेबीज है, स्नेक वीनम है, ह्यूमन रीसिस ब्लड ग्रुप एंटीजन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने ये एमसीक्यू याद रखना है जो सबसे पहले, अच्छा ये क्या बात है ये मुझे आप बताएंगे, इस पे आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि ये बात मैंने क्या लिखी है, आपकी बुक की ही बात है। ठीक है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे जो एमसीक्यू है वो ये कि जो पहली एंटीबॉडी बेस्ड ट्रीटमेंट किया गया था वो स्नेक वीनम का किया गया था और उसको एंटी वीनम कहते हैं। ठीक है। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हुआ। आई बिलीव कि आपको चीज़ें सारी की सारी समझ आ गई होंगी। अब हम इसके पास पेपर के एमसीक्यू करते हैं, आपके वो सारे ठीक होंगे, फिर हम लेक्चर एंड करते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, कौन से ऐसे लिम्फोसाइट्स, पहली बात लिम्फोसाइट्स हैं जो कि डायरेक्टली अटैक नहीं करते, तो कौन से होंगे? नेचुरल किलर सेल्स। क्या ये लिम्फोसाइट्स हैं? जी हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अटैक नहीं करते, किस पे अटैक नहीं करते? इन्वेडिंग माइक्रोब्स पे। तो मुझे बताइएगा कि क्या नेचुरल किलर सेल्स माइक्रोब्स पे अटैक करते हैं? हमने कहीं पे पढ़ा हो कि नेचुरल किलर सेल किसी पैथोजन पे अटैक कर रहा हो? नहीं करता। नेचुरल किलर सेल्स
किल करते हैं किसको, बॉडी के सेल को, बॉडी के इन्फेक्टेड सेल को, बॉडी के कैंसरस सेल को। तो कितना ट्रिकी एमसीक्यू है ये, तो यही आंसर है इसका, अगर आपने चीज़ों को इंटरलिंक किया हो तो। बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लोगे तो बाकी कुछ है नहीं पढ़ने वाला। अच्छा, द प्राइमरी रोल ऑफ हेल्पर टी सेल, अच्छा जी, इन इम्यून रिस्पॉन्स इज स्क्रीट परफोरिन्स, नो, ये क्या कह रहा है। उसके बाद असिस्ट, हाँ असिस्ट करता है, बी सेल्स को भी करता है, यस, टी सेल्स को भी करता है, यही ठीक होगा। इसके बाद क्या कहता है, इनहिबिट, नो, इनहिबिट क्यों करना है इसने, इनगल्फ, ना, इसने इनगल्फ क्या करना है, तो यही आंसर ठीक है। उसके बाद व्हेन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स किल द एंटीजन, ये क्या है, व्हेन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स किल द एंटीजन देन इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, उसे कहते हैं ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। अच्छा, ये नाम मैं आपको शायद बताना भूल गया हूँ, लिखा हुआ था हमने यहाँ पे, ऐसा ना आप कहिएगा कि लेक्चर के बाहर से कुछ आ रहा है, दिस इज द ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, ठीक है, मैं इसको प्रोनाउंस करना भूल गया था इस नाम को। अच्छा, तो उसके बाद बी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड एंड मैच्योर्ड इन, बी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं, सारे के सारे ब्लड सेल जो है ना बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो बोन मैरो में तो बनते हैं लेकिन मैच्योर वो थाइमस में होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बोन मैरो होगा इसका आंसर। उसके बाद विच टाइप ऑफ सेल इज एसेंशियल फॉर स्टिमुलेटिंग सेल डिवीजन ऑफ बोथ बी सेल्स एंड टी सेल्स, जी बताइएगा। हेल्पर टी सेल्स पढ़ा था हमने, हेल्पर टी सेल्स क्या रिलीज करते हैं, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 2 के 3 फंक्शंस क्या थे, अब नहीं मैं बताऊंगा। उसके बाद अ कंफर्म्ड कोविड पेशेंट शोज वीक स्पेसिफिक इम्यूनिटी, विच कंपोनेंट इज मोस्ट लाइकली डेफिशिएंट, इसमें डेफिशिएंट क्या है, उसकी इम्यूनिटी जो है ना वो वीक है। कौन सी इम्यूनिटी वीक है, स्पेसिफिक, मतलब कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना वो वीक है, तो उसका थर्ड लाइन का कौन सा कंपोनेंट एब्सेंट होगा। क्या ये थर्ड लाइन में होता है, नहीं होता। क्या ये होता है, हाँ जी ये तो होता है। क्या ये होता है, नहीं होता। क्या ये होता है, ये भी होता है। अब ये दो चीजें हैं जो कि थर्ड लाइन में स्पेसिफिक इम्यूनिटी में होती हैं। क्या चीज डेफिशिएंट होगी उसकी, अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक है तो हेल्पर टी सेल डेफिशिएंट होंगे, क्योंकि इसका उल्टा काम था। तो ये आंसर है हमारा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन टेक्स पार्ट इन द टी सेल मैच्योरेशन, अरे इतना आसान, थाइमस। अच्छा, मुझे बताइएगा कि बी सेल कहाँ मैच्योर होते हैं, आपकी असाइनमेंट है, बुक में लिखा हुआ है, वहां से जाके आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आफ्टर लीवर ट्रांसप्लांट डॉक्टर सप्रेस कर रहे हैं टी लिम्फोसाइट की एक्टिविटी को पेशेंट्स में, क्यों। टी लिम्फोसाइट का क्या काम होता है कि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनाते हैं जो कि सेल्स को जाके साइटोटॉक्सिकली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अगर ट्रांसप्लांट किया गया है तो कोई सेल्स, कोई टिश्यू आया है, तो वो टिश्यू भी ना डैमेज हो जाए, उसके खिलाफ भी ना एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, इसलिए सप्रेस किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, टू अवॉइड ग्राफ्ट रिजेक्शन इम्यून रिस्पॉन्स, के उस टिश्यू के खिलाफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिव ना हो जाएं। ठीक है, आखिरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स इन इम्यूनिटी। प्रोटीन्स क्या कर रही होती हैं, दे एक्ट एज रिसेप्टर्स ऑफ पैथोजन, अरे नहीं ये क्या अजीब बात कह दी उसने। दे आर लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व्स, ये क्या कह रहा है। दे एक्ट एज एंटीबॉडीज, यस एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स एंड एंटीबॉडीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, मैंने आपसे यहाँ पे पूछा था कि बी सेल कहाँ मैच्योर होते हैं, बी सेल बोन मैरो में होते हैं। जो आपने चीज़ जाके पढ़नी है बुक से वो ये कि बी सेल को बी सेल ही क्यों कहा जाता है। एंड इसके साथ विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।